अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं सदफ यासिर। तो बात करेंगे किसानों के मसाइल के हवाले से जो कि कम होने के बजाय बढ़ते ही नज़र आ रहे हैं। अगर हम खाद की बात करें तो खाद नायाब होने के साथ साथ महंगी भी होती जा रही है। पॉलिसीज़ को लेकर किसान काफ़ी परेशान रहते हैं कि ये हुकूमत कुछ क्लैरिटी नहीं दे सकी पॉलिसीज़ के हवाले से। लेकिन अगर हुकूमती नुमाइंदों की बात की जाए तो वो तो यही क्लैरिटी देते हैं कि हमने बहुत अच्छी पॉलिसी बनाई और किसान जो है वो बहुत खुश है। तो किसान रहनुमा मेरे साथ मौजूद है नज़ीर बाजवा, उनसे मैं बात करूँगी। तो नज़ीर साहब, जिस तरह से हुकूमती नुमाइंदे ये कह देते हैं कि किसानों को हमने बड़ा रिलीफ दिया है, लेकिन सुनने में यही आता है कि वो रिलीफ मिला नहीं, तो वो रिलीफ है कहाँ पर जिसकी हुकूमत बात करती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हमेशा किसानों की बेहतरी के लिए प्रोग्राम किए। असल बात यह है कि हुकूमती दावे जो जितने किए जाते, रात को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान लगे हुए थे, मैंने किसानों के लिए वो किया, ये किया, उन्होंने किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया। अभी देखें, खाद का बहरान, जब हमें ज़रूरत थी उसको खाद मिल नहीं रही थी। अब ज़रूरत ख़त्म हो गई है तो रेट भी बढ़ा दिया गया, तो अब दुकानदार खाद को सजा कर बैठे हैं, कोई लेने वाला नहीं है। इसी तरह अब जैसे अपना गन्ने कमास की फसल जो थी वो मिलें लेट चलाई गई, उससे नुकसान ये हुआ कि किसानों का जो गन्ना था वो अभी तक पड़ा हुआ और मिलें बंद होना शुरू हो गई हैं और लोग किसान परेशान हैं। सिलाई करने वाले नहीं मिल रहे और उठाने वाले नहीं मिल रहे। 45 से 50 रुपये मन तक सिलाई ले रहे हैं, तो किसान को क्या मिलेगा? किसान तो बेचारा मर गया। और उत्तर प्रदेश गर्मी आ रही है, गंदम की कटाई आ रही है, मौसम यकदम शदीद हो गया है और इससे भी गंदम की जिन लोगों ने गन्ना अपना काट कर गंदम काश्त की थी, उससे वो पैदावार भी 10-15% कम हो जाएगी, क्योंकि दाना भी कमज़ोर होगा, गर्मी तेज़ आ गई है। इस तरह ये जो कहते हैं कि हम देखें, इससे किसानों को कितना नुकसान होगा? देखें जी, अगर 100 मन गन्ने में तो 10 मन कम हो जाएगी, तो 10 मन ज़मींदार तो बेचारा किसान तो बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्योंकि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, हुकूमत पाकिस्तान हो या पंजाब हो, उन्होंने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। मिलें लेट चलाई गई, खाद मिल नहीं रही और गंदम की पैदावार भी कम होगी, क्योंकि गंदम हमने कमाद काट कर गन्ना काट कर हमने गंदम काश्त करनी थी, वो भी बहुत लेट मिलें चलाई गई। इसलिए गंदम की पैदावार शायद इनको बाहर से मंगवानी पड़े। हालात तो यही नज़र आ रहे हैं। और दूसरा ये है कि किसान खुसूसन हमने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि जब तक पानी की कमी को दूर नहीं किया जाता, छोटे छोटे डैम नहीं बनाए जाते। अब जब बारिश होती है तो बहुत सा पानी ज़ाया हो जाता है। अगर हुकूमत पाकिस्तान छोटे छोटे जहाँ पे बेस लेने हैं, यहाँ पे पानी का बहाव होता है, वहाँ पे छोटे डैम बना दें तो पानी का मसला हल हो सकता है, लेकिन ये कोई हल करना ही नहीं चाहता। कोई सब्सिडी नहीं दी इस हुकूमत ने आपको? ये देखें जी, उन्होंने कार्ड भी हेल्थ अपना कार्ड भी बनाए थे किसानों के लिए, और उसमें किसी को अपना सब्सिडी नहीं। अगर वो कहते हैं कि 10,000 की आप यूरिया लेंगे, अपना DAP लेंगे, तो 1,000 में उसमें रियायत कर दी जाएगी, तो उसकी कीमत 2-3 हज़ार बढ़ा दी गई है। अगर 1,000 कम भी कर देते हैं तो किसान तो बेचारा नहीं कर सकता, उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। देखें, 1 एकड़ में गन्नम हो या कमाद हो, 2 बोरियाँ DAP और 2 यूरिया, और अगर यूरिया DAP नहीं मिलती तो 8 बोरियाँ वो जिसको हम कहते हैं गट्टे की, वो डालनी पड़ती हैं। वो गट्टा भी उन दिनों में निजाब हो जाता है, DAP निजाब होती है। अब में गंदम, अब लोगों को इतनी ज़रूरत नहीं है अब इसकी खाद की, तो अब खाद जो है दुकानों में सजा दी गई है। और कल परसों गवर्नमेंट ने रेट भी अपना यूरिया का बढ़ा दिया है। अच्छा, मिलने लग गई लेकिन रेट बढ़ा दिया? हाँ जी, रेट हम मिलने तो लग गई है, लेकिन अभी ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत तो गंदम जब हम काट लेंगे उसके बाद दोबारा जो फसलें काश्त करें, उसमें ज़रूरत पड़े उसमें फिर छाट कर दी जाएगी, गैप कर दी जाएगी। अच्छा, अगर कोई हम पॉलिसी की बात करें इस हुकूमत की किसानों की फलाह के लिए, क्या पॉलिसी कभी बेहतर रही है या लगता है कि आने वाले टाइम में कोई पॉलिसी बेहतर होनी चाहिए किसानों के लिए? देखो जी, जब तक जिस तरह ईवान तजारत है, ईवान किसान अपना ज़राअत भी बनाया जाए, ताकि वहाँ पे किसानों के नुमाइंदे मिल बैठ कर अच्छी पॉलिसियाँ तैयार करें और जो किसानों की बेहतरी के हो सकती है वो तजावीज़ दें गवर्नमेंट को। ये हमारा तो अदारा ही कोई नहीं है किसानों का, और इनका परेशानी हाल भी कोई नहीं है। अच्छा, अगर हम मशीनरी की बात करें, मशीनरी भी पिछले दिनों जो है उसके रेट्स में फ़र्क है, तो उस पर भी टैक्स लगा था, ऐसा कुछ हुआ था? देखिए जी, मशीनरी जो है इसकी कीमतें तो आसमान से बातें कर रही हैं। गरीब किसान तो ले, अगर ये अपना वो हल वगैरह देते हैं तो अगर 1.5 लाख में मिलता है तो बाज़ार से तो वो मिल जाएगा लाख रुपए में, और गवर्नमेंट कहती है कि हमने 1.5 लाख में 2 लाख का है, 50,000 रुपये आपको सब्सिडी दे दी और 1.5 लाख आप खरीद लें, और किसान को तो उसका फ़ायदा नहीं है। और जो मशीनरी
जितनी मशीनरी है बड़े बड़े ज़मींदार खरीदते हैं, और छोटे किसान को तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि जो बड़ा ज़मींदार है वो अपनी मर्ज़ी से, फिर छोटा किसान अगर उसके इस्तेमाल के लिए लेता है तो अपनी मर्ज़ी से रेट लगाता है, और ज़मींदार छोटा बेचारा आज भी पिस रहा है, कल भी पिस रहा था। अच्छा, ये भी हकीकत है कि जो किसान है वो अपनी मदद आपके तहत ही सब कुछ मैनेज कर रहा है, क्योंकि अगर हम हुकूमत की पॉलिसीज़ की बात करते हैं, एक तो ये कि इस हुकूमत ने कोई अच्छी पॉलिसी अभी तक किसानों के लिए दी नहीं, तो क्या किसान मजबूर हैं कि अब वो हुकूमत की तरफ ना देखें और अपने काम खुद करें? देखो ये जब तक मशीनरी नहीं होगी और ये जदीद आलात नहीं होंगे तो पाकिस्तान में तो पैदावार नहीं बढ़ सकती। तो किसान के पास तो ये हालात ही नहीं है, वो खुद इंसारी पे खुद ही बेचारा अपने आप पे अपने वसाइल में रहकर कोशिश कर रहा है जितनी वो। और अब तो वो किसान सोचने में मजबूर हो गए हैं कि जितनी ज़रूरत है उतनी गन्ना पैदा करें, जितनी ज़रूरत है उतने कमाद पैदा करें। हमें क्या ज़रूरत है कि धक्के खाने की, कि जब कमाद ज़्यादा हो जाता है तो किसानों का अपना कीमतें कम कर दी जाती हैं, जब गंदम ज़्यादा होती है तो वो खरीदी नहीं जाती, जब कम हो जाती है तो अपना किसानों के ज़बरदस्ती खाद अपना गंदम वसूल की जाती है। तो इसीलिए यहाँ से ये बात हो रही थी बीज की, तो हम तो कहते हैं कि किसानों के पास जो जिन लोगों ने सीड के लिए गंदम पैदा की है वो सीड पे ही कामी आनी चाहिए कि वो उसको साफ़ करके बेहतर तरीके से वो किसानों के लिए बीज की पैदावार ही उससे बढ़ सकती है। लेकिन अभी हुकूमत ने एमरजेंसी नाउंस कर देनी है गंदम खरीदने के लिए, वो जितनी गंदम बीज हो या दूसरी हो, वो जब तक उनकी अपनी वो पूरी नहीं होगी ज़रूरियात, उस वक्त वो प्राइवेट अपनी गंदम नहीं खरीद सकता। ठीक है, सीड स्पेशलिस्ट मौजूद है डॉक्टर काशिफ, उनसे भी बात करूँगी। तो डॉक्टर काशिफ साहब, आप मुझे बताएं, अभी बीज के रेट्स की अगर बात करें तो क्या रेट चल रहा है? इस टाइम अगर हम बात करते हैं तो ये किसी मेजर क्रॉप का सीज़न तो नहीं है। इस टाइम तो हमारे पास जो चल रहे हैं ज़्यादा फॉडर्स चल रहे हैं सोइंग के हवाले से। तो फॉडर्स के रेट जो हैं पिछले साल की निस्बत नो डाउट हाई हैं। उसकी वजह जो है उस पर गवर्नमेंट ने जो 17% एक्स्ट्रा टैक्स इम्पोज कर दिया है, उसकी वजह से अभी सीड के रेट्स हाई हो गए हुए हैं। जो चीज़ पिछले साल 3000 में अवेलेबल थी वो इस साल 3500 में अवेलेबल है। जो चीज़ 4000 में अवेलेबल थी वो इस टाइम कोई 4700 4800 पे चली गई हुई है। तो सीड के फॉडर्स के रेट तमाम जितनी भी वैरायटीज़ इस टाइम मार्केट में अवेलेबल हैं, इसमें सिर्फ जो लोकल हमारी प्रोडक्शन है उस पर भी गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स तो इम्पोज हो गया हुआ है। इस हवाले से हम 2-3 दफ़ा गवर्नमेंट को, FBR को और दीगर जो गवर्नमेंट के आला अहदेदार हैं उन्हें ये लिख चुके हैं कि हमें इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दी जाए कि जो उन्होंने टैक्स के हवाले से अमेंडमेंट्स पेश की थी, ये जो नया बिल आया था इसमें कहीं भी लफ्ज़ इंपोर्ट तो यूज़ नहीं किया गया। तो नो डाउट इसका मतलब है लोकल प्रोडक्शन पे भी हमारे टैक्स इंपोज हो गया हुआ है। लेकिन इंपोर्टेड जो है सीड्स थे जो अभी पोर्ट पे पहुंच रहे थे, उनकी जो 17% एक्स्ट्रा टैक्स है वो वहीं पे पोर्ट पे काट लिया गया गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज़ करने से पहले। जो लोकल हैं उस पे हम डाउट में हैं, लेकिन ये है कि वो डाउट अगर गवर्नमेंट जल्दी क्लियर नहीं करती तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस नो डाउट ज़िम्मेदारों के लिए और प्राइवेट सेक्टर जो सीड सेक्टर है हमारा बिज़नेस सेक्टर है उसके लिए काफ़ी। अभी क्या समझते हैं कि हुकूमत को किस किस्म का रिलीफ देना चाहिए? गवर्नमेंट को सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में जो इस टाइम हालात हैं एग्रीकल्चर एमरजेंसी नाफिज कर देनी चाहिए। क्योंकि ट्विटर पे या बयानात के ज़रिए मेरा नहीं ख्याल कि हम इस हवाले से कोई बेहतरी ला सकते हैं। क्योंकि आप देखें कि हम जब भी सुन रहे हैं, सुनने में ये आ रहा है जी कि हमारी ये क्रॉप्स हैं, इनकी रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई है, पिछले तारीख में इतनी प्रोडक्शन नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है। इसका मतलब है कि जो फिगर्स हैं वो मैनिपुलेट किए जा रहे हैं। हम जब तक चीज़ों को रियलिस्टिक होकर नहीं देखेंगे, हम चीज़ों की ट्रू पिक्चर सामने लेके नहीं आएंगे, जब तक हम ट्रू पिक्चर को डिस्कस नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो मेरा ये ख्याल है कि गवर्नमेंट को सबसे पहले तो अपने जो एनालिसिस हैं उनमें ट्रू होना चाहिए, उसकी जो रियलिस्टिक पिक्चर्स हैं वो सामने लेके आनी चाहिए। जैसा कि गंदम के हवाले से हम यही सुनते आ रहे हैं कि हमारी 2 साल से कि BTI की गवर्नमेंट में रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई है, लेकिन इस रिकॉर्ड प्रोडक्शन को देखें, इसके साथ साथ पिछले 10 साल में हमें इंपोर्ट नहीं करनी पड़ती थी, हमें गंदम इंपोर्ट करनी पड़ रही है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हम कोई चीज़ लैक कर रहे हैं, जो हमारी रियलिस्टिक अप्रोच जो है वो नहीं है इस मामले में। अच्छा, जैसे कुछ बीज तो ऐसे हो गए कि जो हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि जो हमारी लोकली पाकिस्तान में मौजूद होती हैं, लेकिन उसको हम इंटरनेशनल मार्केट से रिलेट कर जो महंगा कर देते हैं, उसके पीछे क्या वजह है? इंपोर्ट की तो समझ आती है, जो चीज़ यहीं पर मौजूद है उसके रेट्स कैसे ज़्यादा हो जाते हैं? ये हम जैसे अभी डिस्कस कर रहे थे कि गवर्नमेंट ने किसी भी लेवल पे ये मेंशन नहीं किया कि हमारी जो लोकल सीड प्रोडक्शन है उसके ऊपर टैक्स इम्पोज नहीं किया जा रहा। तो जहाँ तक बात है अभी नेचुरली हम देखें
कुछ जो कमोडिटीज़ जो हैं उनकी वैसे ही रेट्स इतने हाई हो गए हैं कि उसके साथ साथ सीड के रेट्स बढ़ गए हुए हैं। इसका इंटरनेशनल मार्केट के साथ तो हम रिलेट नहीं करते, लेकिन जो लोकल प्रोक्योरमेंट है उसके साथ तो इसे रिलेट करना पड़ता है। अगर हम कोई चीज़ पिछले साल 2000 में ख़रीद रहे थे, इस साल 2500 में ख़रीद रहे हैं, तो ऑब्वियसली कोई परचेज़ के बाद उसका जो सेल रेट है वो उसी रेशो के साथ बढ़ जाना है। इस वजह से ये जो महंगाई है या सीड के रेट्स बढ़ना है, इसका इंटरनेशनल मार्केट के साथ रिलेशन नहीं है, इसका हमारी लोकल मार्केट में जो प्रोक्योरमेंट रेट्स हैं उसके ऊपर ये बेस करती है। कितने % बीज हम कह सकते हैं कि इंपोर्ट हो रहे हैं? इंपोर्ट ओवरऑल अगर हम अपनी तमाम क्रॉप्स को, तमाम एग्रीकल्चर को देखें तो मेरा ख्याल है सीड के हवाले से हम कोई 20-25% से ज़्यादा सीड इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हमारी बाकी सारी कोई 80% तक हमारी लोकल प्रोडक्शन है तमाम सीड्स की। इसमें जो इंपोर्टेड सीड हैं उसमें जस्ट हमारी या माइनर क्रॉप्स आती हैं या हमारा कोई अगर सेगमेंट आता है तो वो हमारा कॉर्न के हवाले से है। उसमें भी एक बहुत कोई शॉर्ट सेगमेंट है जो बाहर से इंपोर्ट हो रहा है। एक सिर्फ सीज़न की जो क्रॉप आप समझें कि हमारी बाहर से इंपोर्ट हो रही है। अगर हम पॉलिसी की बात करें, जैसे हम पहले भी मैंने बात की थी, हुकूमत की पॉलिसीज़ कभी किसान की रहनुमाई के लिए क्लियर नहीं हुई, तो क्या वजह समझते हैं कि ये हुकूमत है जो सिर्फ इसमें क्लैरिटी नहीं ला सकी, या पिछली हुकूमतें भी ऐसी थी किसानों का ख्याल नहीं किया जाता था? जी, पॉलिसी मेकिंग जो है ये तो हमारा पाकिस्तान का पुराना प्रॉब्लम है। इसमें पुरानी गवर्नमेंट्स भी इन्वॉल्व रही हैं, इसमें इस गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस भी शामिल है। लेकिन जब हम बात कर रहे होते हैं तो नॉर्मली हम जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसको डिस्कस कर रहे होते हैं। तो अभी अगर हम पिछली गवर्नमेंट्स को भी देखते हैं तो ये हमारे गंदम की जो आज हमें शॉर्टेज का सामना है, इसमें एक बड़ी वजह पिछली जो पंजाब गवर्नमेंट थी उसका एक स्लोगन था जिसमें गंदम की काश्त को कम करने के लिए कहा गया था। तो वो जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं बड़े सीवियरली सामने आए हैं। तो नो डाउट इस गवर्नमेंट ने भी उसके ऊपर कोई ख़ास आगे कोई पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं शो किया। तो ना ही कोई पिछली गवर्नमेंट्स ना ही ये गवर्नमेंट एग्रीकल्चर, जब तक हम ये अगर हमारा मुल्क 60 से 70% एग्रीकल्चर पर डिपेंड कर रहा है, तो अगर हम एग्रीकल्चर एमरजेंसी जब तक नाफिज नहीं करते, एग्रीकल्चर को सब्सिडीज़ हम डायरेक्ट सब्सिडीज़ नहीं देते। देखें, अगर आपने सीड पे सब्सिडी देनी है तो आपको अगर गवर्नमेंट थ्रू सीड कंपनीज देगी तो ये डायरेक्ट बेनिफिट्स दिया जा सकता है। लेकिन जब आप चाहते हैं कि इसको डिफरेंट वायर्स के साथ लेके आते हैं तो उसमें बहुत सारे मामला जो हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। सब्सिडी जो है वो टारगेट फार्मर्स को टारगेट उसके पास पहुंच ही नहीं पाती। अच्छा, आने वाले टाइम में क्या देखते हैं कि बीज के रेट्स का जो प्रॉब्लम रहता है, आने वाले टाइम में ये प्रॉब्लम ऐसे रहेगा या कहीं ना कहीं कोई सोल्यूशन निकल रहा है इसका? सीड के रेट्स इस टाइम जो प्रॉब्लम है वो सीड के रेट्स का नहीं है। प्रॉब्लम जो है वो गवर्नमेंट टैक्सेस का है और मार्केट स्टेबिलिटी का है। जब तक किसी क्रॉप की जो प्रोक्योरमेंट के टाइम पे उनके रेट स्टेबल नहीं होते और गवर्नमेंट अपने जो टैक्सेस हैं उनको वापस नहीं लेती, तब तक हम इस वाले से कुछ नहीं कह सकते कि इसमें कुछ स्टेबिलिटी आएगी या इनके रेट्स डाउन हो सकते हैं। क्योंकि 70% इंक्रीज़ है गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स लगा है, आज वो वापस ले लेंगे तो 17% डाउन चला जाएगा। आज अगर 1800 गंदम का रेट था, पिछले साल 1800 पे रहेगी तो पिछले साल के रेट पे मिलेगी। गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट रेट 2200 हो गया है, तो ऑब्वियसली इस साल वो 400 रुपया जो है पर मन के हिसाब से वो नेक्स्ट ईयर जो इस साल सीड आएगा उस सीड में ही ऐड होना है, वो कहीं उसे कम तो नहीं किया जा सकता। बहुत शुक्रिया डॉक्टर काशिफ। उम्मीद करते हैं आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं किसानों के लिए कुछ बेहतरी आए। तो अभी वक्त है ब्रेक का, साथ रहिए। वेलकम बैक। तो अभी मेरे साथ रिपोर्टर मौजूद हैं अब्दुल रहमान, मैं उनसे बात करूंगी। तो रहमान, जैसे हम बात कर रहे हैं किसानों के मसाइल के हवाले से जो हमेशा हमें बढ़ते हुए नज़र आते हैं, कम होते नज़र नहीं आते, तो अभी क्या समझते हैं कि एक तो हमने किसानों से बात की, किसान रहनमा से, वो आप कह रहे हैं कि जो खाद का मसला है अब हल हो गया है, अब मिलना शुरू हो गई है, और साथ ये भी कह रहे हैं कि अब सीज़न भी नहीं है। तो आप क्या कह सकते हैं कि कोई मोनोपोली थी कि जब ज़रूरत थी तब खाद गायब थी, अब मिलना शुरू हो गई है? सदब, थैंक यू, आपने ये बड़ा मसला हाईलाइट किया। देखिए, ये बड़ी हमारी बदकिस्मती है कि जो 70% लोग इस शोबे से वाबस्ता हैं तो उनके जो मसाइल है वो हम हल नहीं करते, प्रॉपर उस पर बात नहीं की जाती और हमेशा इन मसाइल को नज़रअंदाज किया जाता। आपने कहा कि अभी खाद मिल रही है, तो अभी खाद का क्या करना। देखें, गंदम तो अब जो है वो खोशों पर आ गई है, सिट्टों पर आ गई है। अब तो 1 महीने तक जो है कटाई शुरू हो जाएगी, तो अब गंदम को जो है वो खाद डालकर बर्बाद करना गंदम को। देखिए, जब टाइम था सोना यूरिया डालने का, जब डीएपी डालने का टाइम था, डीएपी नायाब हो गई और महंगी हो गई। सोना यूरिया डालने का टाइम था, वो नायाब हो गई, महंगी हो गई।
डबल रेट पर मिली। ये हम कह सकते हैं यहाँ पर माफिया बैठा हुआ है जो लूट के खाता है, जो किसानों को लूटता है, जो गवर्नमेंट को नुकसान पहुँचाता है। और हुकूमत ने सिर्फ 500 रुपये की सब्सिडी फ्राहम की, जबकि खाद जो है वो 3-3 हज़ार रुपये महंगी बिकी। तो अभी देख लें, फिर इनकी जो दूसरी नेगलिजेंसी देख लें कि गंदम की इमदादी कीमत बढ़ाई है, वो कब बढ़ाई है, जब सिट्टे पे आ गई है। मतलब अब बंदा इनसे पूछे अकल के अंदों से कि अब किसान क्या करेगा कि जिससे उसकी गंदम बढ़े। ये बेसिकली इमदादी कीमत इस टाइम तय की जाती है कि जब देखना होता है कि गंदम लग रही है, आपने ये सितंबर में तय करनी होती है ताकि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में लोग ज़्यादा गंदम लगाएं। तो ये अभी जो है फरवरी, मार्च में तय कर रहे हैं, क्या फ़ायदा होगा आप ही बता दें। और इसमें दूसरी बात देखें, कपास के हवाले से अच्छी खबर है कि 5,700 रुपये फ़ी मन का रेट तय किया। और कपास क्योंकि अभी काश्त होनी है, तो इस हवाले से ये एक वाहद इनकी अच्छी खबर है कि ये पहले से तय कर रहे हैं। और उम्मीद की जाएगी कि इससे कपास जो कि रवां बरस भी अच्छी हुई थी, नेक्स्ट बरस भी अच्छी होगी, क्योंकि सारा जो टेक्सटाइल का दारोमदार है वो कपास पर है। देखिए ये सदफ बड़ी नेगलिजेंसी है कि 10 अरब डॉलर की, यानी कि जब हम डॉलर को तरस रहे हैं और जब डॉलर 182-83 पे स्टैंड कर रहा है और हमारे पास डॉलर्स नहीं है, 1 अरब डॉलर के लिए हम IMF की मिन्नतें कर रहे हैं, उनकी दी हुई शराइत मान रहे हैं, टैक्सेस लगा रहे हैं। तो हमने 10 अरब डॉलर की सिर्फ फूड आइटम्स बाहर से मंगवा ली और कहने को हम जो है वो एग्रीकल्चर कंट्रीज़ हैं। 3 अरब डॉलर की जो है वो खुर्दनी अजनास मंगवाई जाती हैं। यहाँ पर जितने भी आयल वगैरह बनते हैं, घी बनते हैं, पाम आयल मंगवाया जाता है। फिर जो है 1 से 2 अरब डॉलर की कपास और यार्न मंगवाई जाती है। फिर हमने गंदम भी कोई 1 अरब डॉलर की बाहर से मंगवा ली है। देख लें ये इतना बड़ा जुल्म। चीनी हम बाहर से मंगवाते हैं, खाने की चीज़ें हम बाहर से मंगवाते हैं। तो ये अगर हम सब्सिडाइज़ करें, अपने फार्मर्स को दें, उन पर एतमाद करें, उनको आसान कर्ज़े दें, उनको खाद प्रॉपर वक्त पे दें, उस पर सब्सिडी दें, उनको बीजों पर सब्सिडी दें, उनको सर्टिफाइड बीज दें, तो ये 10 अरब डॉलर हम यहाँ पर बचा सकते हैं। और उसका यकीन माने इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा जितना हमारा एक्सपोर्ट का नहीं बन पड़ता। प्राइम मिनिस्टर रोज़ाना बात करते हैं कि हमने एक्सपोर्ट बढ़ानी है, लेकिन कभी भी ये बात नहीं की जाती कि हमने जो इम्पोर्ट है वो कम करनी है। और कैसे कम करनी है कि हम मुकामी तौर पर जो लोकल हमारे लोग हैं उनको हमने बेनिफिट्स देने हैं, उनको हमने सब्सिडाइज चीज़ें देनी हैं, उनको हमने आसान कर्ज़े देने हैं ताकि वो फसल लगा लें। अभी जो ज़राई बैंक है उसके जो लोन का इंटरेस्ट है वो आम कमर्शियल बैंक जितना है। तो आप बताएं कि फार्मर इतना अफोर्ड कर सकता है कि जितना वो आम कमर्शियल बैंक से लेगा उतना ही इस पर इंटरेस्ट होगा। तो ये जो ज़राअत के अफीसर बैठे हुए हैं, यकीन माने ये कोई काम नहीं करते, दफातर में बैठे हुए सर्वेस करते हैं। इसी तरह से जो अयूब रिसर्च वाले हैं ये सर्टिफाइड बीज बना तो लेते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा क्या अगर वो लगे ना। देखें कम से कम 50% लोग अगर सर्टिफाइड बीज इस्तेमाल करते हैं तो हमारी जो बड़ी स्टेपल फूड्स हैं, जैसे गंदम की बात कर लें, मकई की बात कर लें, राइस की बात कर लें, ये गन्ने की बात कर लें, तो हमें क्यों बाहर से मंगवानी पड़ी। खुर्दनी अजनास की बात कर लें, हमें क्यों जो है वो तिल लगा दें। अगर गंदम से उनका मसला बनता है तो अभी तिल का मौसम है, तिल लगा दें। फिर यहाँ पर जो दूसरी चीज़ें लगाई जाती। कुछ मैं क्रॉप जोनिंग की बात करना चाहूँगी कि इसका भी बड़ा मसला है, ये क्यों है? ये बड़ा अहम सवाल है कि क्रॉप जोनिंग का मसला क्या है। ये बेसिकली इंडिया में देखें, एक तो आप वहाँ पर क्रॉप जोनिंग है कि जो कपास का इलाका वहाँ पर कपास होगी। दूसरे नंबर पे जब गंदम की अगर नवंबर का उन्होंने डेडलाइन दी है तो नवंबर के बाद वो आप वहाँ पर गंदम काश्त नहीं कर सकते। बेशक जगह खाली छोड़ दें लेकिन आप गंदम नहीं लगा सकते ना। एक प्रिंसिपल्स होते हैं यहाँ पर हमारे। क्या दिसंबर में भी गंदम लग रही है, जनवरी में भी लग रही है और कपास के इलाकों में कमांद लग रहा है। हमारे लोधरा को समझा जाता है कि ये जो एशिया में सबसे बेहतर कपास होती है, तो अब उधर आप कमांद लगा रहे हैं। अपनी शुगर मिल्स को लाइसेंस दे दिए, जिनकी वजह से जो है वो काटन पर असर पड़ा। और काटन के जो हमारे इलाके थे वहाँ पर जब गन्ना लगा तो काटन पर जो है सूंडी ने हमला किया और रेट कम मिले और लोग जो है वो इससे भाग गए। हमने देखना ये है कि हमने कौन सी फसलें ऐसी लगानी है जहाँ पर हमारे बोझ कम हो और जहाँ पर हमारे टेक्सटाइल को फ़ायदा हो। सबसे ज़्यादा काटन होती है। कुछ साल पहले तक, इवन के ज़रदारी दौर तक, जो हम काटन बाहर एक्सपोर्ट करते थे और अभी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि हमारे इतनी ज़मीन है ज़राअत के लिए और फिर भी जो हमें चीज़ें बाहर से मंगवानी पड़ती हैं। तो जैसे आप ये बात करें, इसी पर मैं ये बात करूँगी कि 10 अरब डॉलर जो इंपोर्ट पे ये हुकूमत लगा रही है, ये बहुत बड़ी अमाउंट है। अगर यही अमाउंट यहीं पर पाकिस्तान में इन्वेस्ट की जाए तो आपको लगता है कि वो काम, वो चीज़ें जो हम बाहर से मंगवा रहे हैं यहीं पर प्रोड्यूस कर सकते हैं? सदफ 10 अरब डॉलर नहीं, सिर्फ 2 अरब डॉलर अगर ये हम फार्मर्स को दे देते हैं ना कर्ज़ों की सूरत में, जिन पे सूद ना हो या कम सूद हो,
सब्सिडी की सूरत में, स्प्रे की सूरत में और सर्टिफाइड सीड की सूरत में सिर्फ $2 अरब किसानों में बांटा जाए तो हमें $10 अरब की इंपोर्ट्स करने की ज़रूरत ना पड़े। क्यों करते हैं इंपोर्ट? इसमें ये लोग कमीशन खाते हैं, इसमें ये पैसा खाते हैं, इसमें जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनकी जेबें भरती हैं, उनके माल चलते हैं, उनके बैंक अकाउंट्स भरते हैं। देखें यहाँ पर हम कहने को ज़राअत मुल्क के रिलेटेड मुल्क है। हमारी 70% तक आबादी जो है वो ज़राअत से रिलेटेड है। हमारे गांव बड़े हैं, शहर छोटे हैं। फैसलाबाद की मिसाल ले लें, 700+ विलेज इसमें मौजूद हैं, 40 लाख के करीब आबादी इसमें मौजूद है और 40 लाख से कम आबादी जो शहरी आबादी है वो भी ज़रूरी है, इंडस्ट्री भी ज़रूरी है। लेकिन इंडस्ट्री कैसे चलेगी अगर कपास होगी? हमारे अगर इतने गन्ना लगाने के बावजूद अगर हमने चीनी इंपोर्ट करनी है तो फिर कैसे ये मुल्क चलेगा? अगर गंदम इंपोर्ट करनी है तो ये बड़ा पॉलिसी मेकर्स के लिए एक संजीदा सवाल है, प्राइम मिनिस्टर के लिए भी, कि अगर उन्हें थोड़ी सी इस हवाले से अपने कोई एक काबिल बंदे को लगा दें, किसी कारामद बंदे को लगा दें, जो ब्यूरोक्रेटाइजेशन है उसको कम करते हुए MPMA ने इसको इख्तियारात दें। देखें अभी गंदम की कटाई होगी जब अप्रैल में, मई में, तो ये क्या करेंगे कि ये DCs जाके उनसे ज़बरदस्ती गंदम छीन लेंगे 2000 रुपये में। मार्केट में रेट 2800 है। ये 2013 को पुरानी बात नहीं है, सिर्फ 7 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ कि 2013 में ये सूरत बनी हुई थी कि गंदम किसान लाइनों में लग के गवर्नमेंट को बेचते थे क्योंकि हुकूमत महंगी लेती थी, मार्केट में सस्ती थी। इतनी हमारे पास गंदम थी। हमें जैसे कि अभी आपने ये भी बात की कि वज़ीर-ए-आज़म को चाहिए पॉलिसीज़ में कुछ बेहतरी लाएं या कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जो चीज़ों को देख सके। लेकिन जब वज़ीर-ए-आज़म आकर तकरीरें करते हैं, जलसों से खिताब करते हैं, जैसे उन्होंने रिसेंटली जो खिताब किया उसमें भी उन्होंने यही कहा कि किसानों को बड़ा रिलीफ दिया है, किसान जो है बड़े सुकून में है। लेकिन जब हम किसानों से बात करते हैं चीज़ें उसके मुतरादिफ नज़र आती हैं। और आपको लगता है कि जो महकमे हैं क्या वो आगे सब अच्छा की रिपोर्ट भिजवा रहे हैं? क्या वज़ीर-ए-आज़म के इल्म में है नहीं कि किसान वाकई जो है उनके लिए उस तरह से चीज़ें नहीं की जा रही बेहतर जैसे होनी चाहिए? सदफ देखिए, महकमों में जो ऑफिसर्स बैठाए हुए हैं वो अपने AC वाले कमरों से निकलने के लिए तैयार नहीं है। महकमा ज़राअत सी बहुत बड़ा महकमा है, इनकी हर गांव में, हर यूसीज़ में टीमें मौजूद हैं, लेकिन वो समझ लें कि यूज़लेस टीमें हैं, कोई भी काम नहीं कर रही। ये एक बड़ा मसला है इनका। जो यहाँ पर सर्वे करवाते हैं यूबर सर्च वाले, ये बैठे बैठे सर्वे करवा लेते हैं। ये हुकूमत को रिपोर्ट्स देते हैं कि इस बार गंदम जो है वो बहुत हुई है, बम्पर क्रॉप्स हुई है, और 4 महीने बाद हम गंदम इंपोर्ट कर रहे होते हैं। और ये यूक्रेन से अभी क्योंकि जंग लगी है, 70% जो है वो यूक्रेन से गंदम मंगवाते हैं। जंग की वजह से हालात ऐसे हैं कि अब गंदम वहाँ से नहीं आएगी और ये कि बहरान इतना बड़ा होगा कि लोग दूसरे बहरान भूल जाएंगे। आटा अब महंगा बिकेगा, पहले ही बहुत महंगा बिकता रहा है 3 साल में, इस चौथे साल में मज़ीद महंगा होने जा रहा है। तो ये एक बड़ा मसला है। अगर ये लोग कोशिश करें, अगर ये लोग सर्टिफाइड बीज पहुंचाएं, अगर ये अपने बंदों को वहाँ पर क्रॉप जोनिंग ना भी हो हुकूमत की जानिब से, इतना ज़रूर किया जा सकता है कि हमें जिस फसल की ज़्यादा ज़रूरत है उसके बारे में हम शऊर उजागर कर सकते हैं, उसके मुतल्लिक हम चीज़ें सब्सिडाइज़ कर सकते हैं, वो सीड हम ज़्यादा मुहैया कर सकते हैं, उसके रेलिवेंट जो चीज़ें हैं, किसानों की रहनुमाई है, वर्कशॉप्स है, वो कर सकते हैं। तो इससे बड़ा फ़ायदा पहुँचेगा। डेफिनेटली ऐसे कि जो चीज़ें बेहतर होनी चाहिए किसानों के लिए उसको बेहतर किया भी जाए। तो अभी वक्त है ब्रेक का, साथ रहिए। वेलकम बैक। तो अभी मेरे साथ एग्रीकल्चर ऑफिसर मौजूद हैं सहर अंजुम, मैं उनसे बात करूँगी। तो सहर साहिबा, ओवरऑल अगर हम एग्रीकल्चर की आज बात करें, ख़ासतौर पर हम किसानों को भी डिस्कस करें कि किसानों के मसाइल जो हैं वो रहते हैं, उनको हल नहीं किया जा रहा। तो अभी ज़राअत के अगर हम शोबे की बात करें, इसमें क्या समझती हैं, क्या चीज़ें गलत जा रही हैं, उन्हें सही होने की ज़रूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो किसानों के मसाइल हैं ऑब्वियसली वो रहते हैं, लेकिन इस टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो सब्सिडी के हवाले से किसानों को जो है फैसिलिटेट कर रही है, तो उसमें एक कमेटी बना दी गई है जिसकी मैं मेंबर भी हूँ और कन्वीनर भी हूँ। और इसमें यही है कि बेसिकली हम फार्मर्स के जो भी सब्सिडी के हवाले से इश्यूज़ आ रहे हैं उसको डील कर रहे हैं। तो इसमें जो लोग जो है वो अनसक्राइब्ड वाउचर जिनके रह गए थे, या फिर जिन्होंने जो वाउचर्स ब्लॉक हो चुके थे, या फिर जिन वाउचर्स पे सब्सिडी नहीं मिल सकी एक्सपायरी की वजह से, तो उसको हम डील कर रहे हैं कि उन तमाम फार्मर्स को सब्सिडी फ्राहम की जाएगी। और बाकी जो लोग मतलब जो ऑलरेडी जो है इसमें अप्लाई कर चुके थे वो सब्सिडी अवेल कर चुके हैं, या फिर उनका 90 डेज़ का पीरियड है जिसके दौरान इंशाल्लाह उनको जो है सब्सिडी प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओवरऑल किन किन चीज़ों में आप लोग किसानों को सब्सिडी दे रहे हैं? जी, इसमें एक तो जो है सबसे मेन चीज़ इस टाइम पे जो नुमाइशी प्लाट लगते हैं क्रॉप की, जब मतलब सोइंग स्टार्ट होती है, तो इसके लिए जो हम पहले से जो है डिसाइड करते हैं, एक फॉर्म हमारा बना हो, उस पर फॉर्मा के मुताबिक एप्लीकेशंस लेके, तो जो विनर फार्मर्स निकलते हैं हमारी जो बैलेटिंग के बाद,
उनके नुमाइशी प्लाट लगाए जाते हैं जिस पे इनपुट्स पे उन्हें सब्सिडी दी जाती है। मतलब नुमाइशी प्लाट पे जिस तरीके से गंदम की मैं बात करूँ तो 11,000 रुपया सब्सिडी है और केनोला पे 15,000 है। इसी तरीके से शुगर केन पे मतलब कमाद के नुमाइशी प्लाट पे जो 30,000 तक सब्सिडी। ये सारी सब्सिडी आप लोग दे रहे हैं? हाँ जी, ये नुमाइशी प्लाट है। इसके अलावा ज़रूरी इलात पे 50% सब्सिडी है, जिसमें जो वो तेलदार अजनास के ज़रूरी इलात हैं और कमाद के हैं, धान के हैं, गंदम के हैं। और इसी तरीके से पैदावारी मुकाबला जात करवाए जाने हैं क्रॉप की हार्वेस्टिंग पीरियड के दौरान पे। मतलब जो शर्त गवर्नमेंट रखती है, जैसे कैनोला में 3 एकड़ का मुतसिल ब्लॉक मतलब कंटिजियस ब्लॉक होना चाहिए और बाकी दोनों जो हैं क्रॉप्स इसमें शुगर केन या वीट उसमें 5 एकड़ का जो है ब्लॉक होना चाहिए कंटिजियस। तो मतलब फार्मर ने अपनी क्रॉप तो लगानी ही है, लेकिन जब इस तरीके से जो है वो उसको साथ पैदावारी मुकाबले में शामिल कर लिया जाता है तो उसमें लाखों रुपए के जो है इनामात हैं वो भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है दे रही है ज़मींदारों को। तो इस तरीके से नुमाइशी प्लाट्स पे ज़रूरी इलात पे पैदावारी मुकाबला जात करवा के मतलब मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इनपुट्स पे फार्मर्स को फैसिलिटेट किया जा रहा है कि किसी तरीके से फार्मर जो है वो अपने इनपुट्स की कॉस्ट पाकर ज़्यादा से ज़्यादा जो है उस फसल की पैदावार हासिल कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा उस पर जो है वो जो जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी है महकमा ज़राअत की उसको फॉलो कर सके। आप अभी ये समझते हैं कि किसान ये सारी जो सब्सिडी आप दे रहे हैं उनको उस तरह से अवेल कर रहे हैं और इन सब चीज़ों से खुश नज़र आते हैं? बिल्कुल, जिन लोगों का ज़ाहिर है इसमें क्योंकि ये बैलेटिंग बेस्ड सिस्टम है तो जिन लोगों का नेम इसमें निकल आता है, मुंतखब हो जाते हैं, वो तो ओबियसली बहुत ज़्यादा खुश हैं। और जो लोग नहीं इसमें निकलता उनका नाम जिसकी वजह से वो रह जाते हैं उन्हें भी हम बहुत ज़्यादा मतलब प्रमोट करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि आप लोग नेक्स्ट टाइम जो है इससे भी ज़्यादा अपनी फसल पर मेहनत करें, इससे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो पहले दिन से ही फसल की जो है वो निगहदाश्त करनी शुरू करें ताकि जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी अपना। ये बेल्टिंग कितने टाइम बाद होती है और कितने % हम कह सकते हैं कि किसानों को अनाउंस किया जाता है जिन्हें सब्सिडी दी जाती है? अच्छा, इसमें यह है कि हमें मुख्तलिफ जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उसके टारगेट्स दिए जाते हैं। ये टारगेट ओरिएंटेड है, मतलब जितने टारगेट्स उस टाइम पे उस ईयर में होंगे। पिछले 3 साल से हम ये चला रहे हैं तो इसमें यही है कि टारगेट ओरिएंटेड है। नेक्स्ट ईयर भी इंशाल्लाह ये होगा तो जो फसल मतलब उसका टाइम पीरियड आता जाता है उसी के दौरान पर जो है वो ये स्टार्ट हो जाती है बैलेटिंग भी। और क्योंकि मैं ये सवाल भी आपसे बार बार इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब हम किसानों से बात करते हैं तो किसान हमें किसी भी एंगल से खुश दिखाई नहीं देते। खासतौर पर जो सब्सिडी की आप बात करती हैं तो सब्सिडी पर उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि ये हुकूमत हमें सब्सिडी नहीं दे रही है। तो इसलिए मेरा पूछने का मकसद भी यही था कि क्या किसान उस तरह से इन चीज़ों को अवेल कर रहे हैं? बिल्कुल, किसानों को हम मुकम्मल अवेयरनेस दे रहे हैं और मतलब जहाँ तक हमारी कोशिश है हम लोग उनको अवेयरनेस दे के इस चीज़ पे जो है वो लेके आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब 3 साल से कामयाबी से हम इसको चला रहे हैं और फार्मर्स जो इसको अवेल कर रहे हैं वो इस पर खुश भी हैं। लेकिन जिन लोगों के इश्यूज़ हैं उनके लिए कमेटी बना दी गई और इंशाल्लाह वो भी जब इसको सब्सिडी को अवेल कर लेंगे तो वो भी हैप्पी होंगे। इस प्रोफेशन में ख़वातीन की इन्वॉल्वमेंट कैसी होती है, कितनी होती है? ख़वातीन, क्योंकि मैं भी एज एग्रीकल्चर ऑफिसर काम कर रही हूँ तो हमने फील्ड में जाना होता है बिल्कुल मेल की तरह ही हमने भी फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करने होते हैं। लेकिन इसमें एक एज ये है कि हम साथ लेडीज़ को भी मतलब अच्छे तरीके से जो है वो वहाँ पे बता सकते हैं चीज़ों के बारे में और लेडीज़ ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल फील करती हैं अगर उनके साथ एक ख़वातीन ही जाके बात करती हैं तो। और इसके अलावा जैसे कपास का टाइम आएगा, कपास की चुनाई के टाइम पे ख़ास तौर पे जो लेडी वर्कर्स हैं उनको पिकर्स जो हैं कॉटन के लिए उनको हमें एग्रीकल्चर ऑफिसर जो फीमेल्स हैं इन्होंने जाके ट्रेनिंग देनी होती है तो वो बड़ा कंफर्टेबल फील करती हैं कि फ़ीमेल्स ही हमें आके जो इसके बारे में बता रही हैं। तो इस तरीके से इस जॉब में मतलब फ़ीमेल्स का होना भी बेनिफिट भी है ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए भी और फिर जो मेल वाले काम है वो तो ऑब्वियसली हम करें। असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मौजूद हैं डॉक्टर खाली साहब हैं। तो खाली साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे किसानों के मसाइल की हम बात कर रहे थे, सब्सिडी किसानों को कहीं नज़र नहीं आती है, क्या ये सब्सिडी आप लोग शो नहीं कर रहे हैं या वो देख नहीं पा रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, जैसे अभी मैडम पहले बता रही थी सब्सिडी के इश्यूज़ जो हैं वो उनको टैकल हम मुख्तलिफ लेवल पर करते हैं। जो प्रॉब्लम्स पहले एग्जिस्ट कर रहे थे अब गवर्नमेंट ने उसको मज़ीद जो है ज़्यादा वो डिजिटलाइज कर दिया है किसान कार्ड की शक्ल में। अब हम जो है गवर्नमेंट सारी की सारी जो सब्सिडी है वो डायरेक्ट फार्मर्स को किसान कार्ड के थ्रू दे रही है। हमारी टीमें जो हैं वो मुख्तलिफ गाँव में जाके मेगा फार्मर गैदरिंग्स करके फार्मर ट्रेनिंग्स करके उनको बता रही हैं कि अब ये गवर्नमेंट सिस्टम चेंज कर रही है। जो पहले इशू सब्सिडी से रिलेटेड थे अब वो किसान कार्ड के बाद कवर हो जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम मोटिवेट कर रहे हैं कि किसान कार्ड बनवाएं। एक सिंपल सा इसका प्रोसीजर है कि फार्मर किसी भी HBL कनेक्ट की शॉप पे चले जाएं या हम अपने ट्रेनिंग सेशंस में उनके एजेंट्स को बुला लेते हैं। वो वहाँ पे आके उनका पहले वो चेक करते हैं कि ये फार्मर जो है ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर्ड है। अगर वो फार्मर रजिस्टर्ड है तो सिंपली 500 रुपया प्रोसेसिंग फ़ीस के बाद उसका एक किसान कार्ड अप्लाई हो जाता है।
वो 8 से 2 महीने या 15 दिन के बाद हमारे ऑफिस में आ जाता है असिस्टेंट डायरेक्टर के ऑफिस में। तो यहाँ से हम फार्मर्स को वो खुद आके कलेक्ट कर ले या अपने स्टाफ के थ्रू डिलीवर करवाते हैं, वो एक्टिवेट करते हैं। और अभी ये बहुत जल्द जो है वो सारी की सारी जो सब्सिडी है डायरेक्ट किसान कार्ड के थ्रू फार्मर के अकाउंट में चली जाएगी। अच्छा, खाद का काफ़ी प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ा है किसानों को, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो हल हो गया है, क्योंकि अब वो किसान भी ये कहते हैं कि हमें उस तरह से ज़रूरत नहीं है, तो अब हमें मिलना भी शुरू हो गया, रेट का भी प्रॉब्लम रहा, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं हो सका? देखें, पिछले दिनों यूरिया का क्राइसिस आया था, तो उसमें ये है कि डिपार्टमेंट ने अपनी तौर पे पूरी कोशिश की है कि फार्मर को जो है उसकी ज़रूरत के मुताबिक यूरिया खाद नोटिफाइड रेट पे दस्तयाब हो। जहाँ पे हमें कंप्लेंट्स मिली हैं हमने वहाँ पे जाके डीलर्स को फ़ाइन भी किए हैं, अरेस्ट भी करवाए हैं, मुकदमात भी दर्ज करवाए हैं। यहाँ तहसील फैसलाबाद में अगर मैं बात करूँ, यहाँ मैंने तकरीबन ओवर प्राइसिंग पे 4 लाख रुपए के करीब मुख्तलिफ डीलर्स को फ़ाइन किए हैं, और 2 बड़े डीलर्स जो इन्वॉल्व थे इस केसेस में ओवर प्राइसिंग में, उनको अरेस्ट करवा के उनको सील किया और उनके खिलाफ जो FIR रजिस्टर्ड करवाई। अभी केसेस चल रहे हैं उनके। तो हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि फार्मर को फैसिलिटेट करें, अभी भी कर रहे हैं। तो क्योंकि गंदम का जो सीज़न है वो टर्मिनेट हो चुका है, अब ज़रूरत नहीं है खाद की। तो अब आगे जो है वो मकई और कमाद के लिए जो ज़िम्मेदार हैं उनको गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि उनकी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो डीलर्स के पास अब जो सप्लाई आ रही है वहाँ से वो खाद ले रहे हैं, उनको मिल रही है। अच्छा, अब तो मिल रही, वही बात मैं करूँगी, ये प्रॉब्लम काफ़ी टाइम से चल रहा है, खाद का जो इशू जो मैं बात कर रही हूँ, काफ़ी महीने हम कह सकते हैं। तो उस टाइम में क्यों नहीं ये प्रॉब्लम सॉल्व किया गया जब ज़रूरत थी खाद की? अब जबकि ज़रूरत नहीं रही है, अब हम कह रहे हैं कि हमने कार्रवाइयाँ भी कर ली हैं, लोग भी गिरफ्तार हो रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं किसानों का ये भी मौक़िफ़ था कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। ये मैडम जो मैंने अभी आपको बताया है ना, ये जो कार्रवाइयाँ की हैं ये उसी पीरियड के दौरान की हैं, ये अब नहीं। अब तो यहाँ पे नॉर्मल है, डीलर्स के पास खाद अवेलेबल है, जो लोग हैं वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक ले भी रहे हैं। और ये जो मैंने अभी आपको बताया ना, जो आपने एक्शन टेक जो मुकदमे दर्ज किए हैं या फ़ाइन किए हैं, ये उसी पीरियड के दौरान है जब क्राइसिस का दौर जा रहा था। अब तो वो सेटल हो गया, और उस दौर में भी हमारे डिपार्टमेंट ने पूरी कोशिश की है कि हर लिहाज से फार्मर भी फैसिलिटेट हो, डीलर्स को इंश्योर किया कि वो मैक्सिमम बुकिंग करवाएं। और रिकॉर्ड गवर्नमेंट ने एफर्ट्स की वजह से इस दफ़ा यूरिया की रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई है, और सारी डीलर्स के थ्रू ये फार्मर्स के पास ही गई है। सिर्फ कुछ अनासर हैं जो माफिया थे वो इसमें इन्वॉल्व थे होर्डिंग में, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। जो होर्डेड यूरिया उसको कॉन्फिस्केट करके सुपरवाइज्ड सेल करवाई गई है फार्मर। अच्छा, इस हुकूमत में क्या समझते हैं कि किसानों को ज़्यादा रिलीफ मिला है अगर हम पिछली हुकूमत से इसको कंपेयर करते हैं? मैडम, इस जो दौर है, जो दौर हुकूमत में वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जो ज़रूरी एमरजेंसी प्रोग्राम है, उसके तहत जितनी फैसिलिटीज़ जो है फार्मर्स को दी गई हैं, जितने सब्सिडाइज्ड प्रोग्राम शुरू किए गए हैं, शायद ही कभी माजी की हुकूमतों में ऐसे किए गए हों। स्पेशली मैं आपको बताऊं कि 4 बड़ी फसलें जो हैं, गंदम है, कमाद है, धान है, और इसके अलावा तेलदार अजनास हैं। ये तीनों चारों प्रोजेक्ट्स जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर एग्रीकल्चर एमरजेंसी प्रोग्राम के तहत चल रहे हैं, इन फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए। उसमें जैसे पहले बताया गया है कि ज़िम्मेदारों को नुमाइशी प्लाट लगवा के उन पर इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। इम्प्लीमेंट्स जो हैं वो 50% सब्सिडी पे दिए जा रहे हैं, और तकरीबन 20 से 22 किस्म के मुख्तलिफ इम्प्लीमेंट्स हैं जो इन प्रोग्राम्स के थ्रू दिए जा रहे हैं। फिर इन्हीं फसलों के पैदावारी मुकाबले किए जा रहे हैं, जिनमें ज़िम्मेदारों को लाखों रुपए के फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे जो आते हैं उनको इनामात दिए जा रहे हैं। अभी रिसेंटली जो गंदम की फसल है, इस पर भी हम यील्ड का जो कंपटीशन है वो करवा रहे हैं। तहसील कमेटी ने अपनी विजुअलाइज जो ऑब्जर्वेशन है वो रिकॉर्ड कर ली हैं। अभी अप्रैल में इंशाल्लाह ताला उसकी हार्वेस्टिंग शुरू होगी, और पिछले 2 सालों से ये प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड जो डिस्ट्रिक्ट में आते हैं उनको लाखों रुपए के इनामात दिए जाते हैं। बहुत शुक्रिया। आपकी बातों से तो ऐसे ही लग रहा है कि किसानों को रिलीफ दिया जा रहा है, लेकिन जब हम किसानों से बात करते हैं तो किसान हमें परेशान नजर आते हैं। ख़ासतौर पर जैसे हमने खाद की बात की, उसका काफ़ी देर तक सफ़र करना पड़ा किसानों को, क्योंकि खाद जो है वो नायाब थी। लेकिन अभी चूँकि ये लोग, डॉक्टर खालिद ने भी बताया कि अब कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लेकिन अगर ये कार्रवाइयाँ टाइम पर हो जाएँ तो किसानों को जो मसाइल दरपेश हैं उनको उनका सामना नहीं करना पड़ेगा। अभी प्रोग्राम का वक्त हुआ ख़त्म, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।